बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। साथियों, आप अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आपका आभार। जी धन्यवाद। पहले तो आपको नई जिम्मेवारी के लिए बधाई। धन्यवाद। प्रतिपक्ष नेता की भूमिका को किस रूप में देखते हैं? देखिए, झारखंड जैसे राज्य के लिए जहाँ 3.5 करोड़ की आबादी है अपने पास, और इस 5वें विधानसभा सत्र में हम जब देखते हैं कि 4 साल तक नेता प्रतिपक्ष का एक पद रिक्त रहा, सदन में जो संवैधानिक व्यवस्थाएं बनाई गई है उसमें विधानसभा के अंदर नेता सदन को अंकुश लगाने के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद सृजित किया गया है। और अरस्तु ने एक बात कही थी कि सत्ता हमेशा मदमस्त हाथी होता है, और विपक्ष अगर एक मक्खी जैसा उसको बार बार नहीं यदि डंक मार के जगाए तो मचमोला हाथी जो है अपने मत में चलता रहेगा। तो विपक्ष का काम कहीं ना कहीं सरकार को सचेत करना, उसके गलत कामों के बारे में बताना और उस पर एक अंकुश, एक नियंत्रण बनाए रखना। पिछले 4 साल में इस सरकार ने अवैधानिक रूप से जो इसको हटा के रखा, उसका परिणाम आज सरकार भुगत रही है। कई एक भ्रष्टाचार के मामले, कई एक गलत नीतियों के कारण आज सरकार जो है अपने को कानूनी शिकंजे में कसा हुआ पा रही है। ऐसे परिस्थिति में 1 साल का कार्यकाल बचा है और ये दायित्व तो मिला है, ये पूरी तरीके से उस 4 साल के गैप को भरते हुए इस सरकार से अभी भी, चूँकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इस बात के लिए अकाउंटेबल बनाना कि वो सदन के प्रति जवाबदेह हैं, 3.5 करोड़ जनता के प्रति जवाबदेह हैं, उनके विमर्श, उनकी बातें वो ठीक से ग्राह्य करते हुए संवैधानिक दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ें। ऐसा जो एक दायित्व है इसको पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश हम करेंगे। बॉडी जी, विपक्ष को सदन के अंदर खासकर आपको अपने विधायकों को एकजुट रखना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य देखते हैं आप इसको? कोई चुनौती नहीं है। सभी विधायकों ने, माननीय विधायकों ने सब मिलकर के ये दायित्व सौंपा है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जो एक विशेष उद्देश्य के साथ देश के अंदर कार्य कर रही है। देश का निर्माण, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जिसमें त्याग सबसे ज़्यादा है, अनुशासन सबसे ज़्यादा है। जहाँ किसी को भी कोई दायित्व मिलता है तो बाकी सब लोग एक परिवार के सदस्य के रूप में उससे दायित्व को पूरा करने में उसका सहयोग करते हैं, और जो हमारा परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पार्टी के अंदर आपका कद बढ़ा है। पार्टी की एक धारा का कहना है कि बाहर से आए लोगों को जवाबदेही दी जा रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक समय था जब देश के अंदर मुखिया से लेकर के देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक कांग्रेस के हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी 1951-52 में जब से जनसंघ प्रारंभ हुआ, उसके बाद 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तब सब लोग आते गए और तब जाकर के 2 से 303 तक का यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ किया है। तो ये तो निरंतर कालखंड में बढ़ते हुए तभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अगर यदि हम वहीं पर आकर के स्थिर हो जाते, रुक जाते, तो फिर हमारा विकास ही नहीं हो पाता। हम जिस विचार के साथ जब जिसका जब आना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हो करके काम कर रहे हैं, और पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही दायित्व सौंपा है। तो इसलिए यह जो प्रश्न है, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इससे कोई ऐसे वास्तव बनता है या कोई इसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य है। राज्य सरकार के वर्तमान कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं, कैसे आकलन करते हैं? बहुत ही असफल कार्यकाल। झारखंड की जनता को, विशेष करके जनजातीय समाज को जिस तरह से इन्होंने ठगा है, जिस तरह से उनको निराश किया है, आने वाले समय में यह जनजातीय प्रदेश जिसके लेकर के हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और अगर हम कहें कि झारखंड के विकास की जितनी दावे और जितने कार्य आपको करने चाहिए थे, विशेष करके उस समय जब पिछले 5 साल में रघुवर दास जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना करके आपको दिया था जो विकास की गति में आगे बढ़ रहा था, उसको आप कंटिन्यू ही कर लेते तो आज झारखंड की स्थिति परिस्थितियाँ और यहाँ के विकास में एक नई पैमाने, एक नए मुकाम तक झारखंड पहुँचता। लेकिन इस सरकार ने तुष्टीकरण और बाकी भ्रष्टाचार में अपने आप को इतना संलिप्त कर लिया कि आज झारखंड की स्थिति परिस्थिति सभी जगह से बहुत दयनीय, बदहाल हो गई है। राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार केंद्रीय ईडी और केंद्रीय अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इसका असर सरकार के कामकाज पे पड़ रहा है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो ऑटोनोमस बॉडी है,
वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अपने काम करते हैं और व्यवस्था में उनका सृजन इसीलिए किया गया है कि भाई किसी प्रकार का कोई भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कोई कार्रवाई या कोई गलत चीज़ों में ना लगे, इसलिए उन पर अंकुश लगाने के लिए है वैधानिक स्तर पे ही ये सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है। अब इनको परेशानी ये है कि वो कार्रवाई कर रही है, अगर यदि किसी के इशारे पे कर रही है, किसी के कहने पे कर रही है, तो न्यायपालिका आपके सामने है, जहां आम नागरिक से लेकर के सभी के हक अधिकार को सुरक्षित करने का, संरक्षित करने का जो संवैधानिक उपचार है वो देने का यह मौका है उनके पास। तो न्यायालय से उनको क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? न्यायालय से क्यों नहीं वो बेल पा जा रहे हैं? न्यायालय से जमानत लेकर के क्यों नहीं चले जा रहे हैं? कभी एलिगेशन ये भी लगता है कि न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं हो गया है। तो सब लोग गलत और सिर्फ कुछ जो सरकारें हैं या जो गांधी परिवार है वही सही, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो गड़बड़ियाँ हुई है उसी पे कार्रवाइयाँ हो रही है और एकदम से विशुद्ध रूप से वह कार्रवाइयाँ एक वैधानिक संस्था के रूप में उनका जो दायित्व है उसका वो निर्वहन कर रहे हैं। इतना जरूर है, पहले इन चीज़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ करता था, जिसके कारण भ्रष्टाचार जो है बड़े बड़े पूरे देश के अंदर होते थे और देश के अर्थव्यवस्था को खोखला करता था, आम नागरिक के हक अधिकार को वह खा जाता था। मोदी जी के नेतृत्व में देश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का काम हुआ है। और ऐसे प्रयोग करने वाले या ऐसे प्रैक्टिस अभ्यास करने वाले जो भी लोग हैं आज कानून के शिकंजे में फंसे हैं और उनको उनका जवाब देना पड़ रहा है। तो आपको समझना होगा कि जो सत्ता है वो सत्ता जनता के द्वारा उसके कस्टोडियन के रूप में दिया गया है, ना कि आप आज़ादी के पहले के राजा के रूप में संपत्ति आपका अधिकार है, आप जिसको चाहें उसको जैसा चाहें बांट दें। यह अब संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है, ये आपको समझना होगा। ये हेमंत सोरेन सरकार ने स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड का मामला हो, चाहे आरक्षण बढ़ाने का मामला हो, ये सब केंद्र के पाले में डाल दिया। तो ऐसा में नहीं लगता कि भाजपा घिर गई है? देखिए, ये प्रयास उनका है, लेकिन आपको समझना चाहिए और झारखंड की जनता भी समझती है कि नियोजन हो चाहे बाकी चीज़ें हो, ये राज्य सूची का मामला है। ये संघीय व्यवस्था में ये ना समवर्ती सूची में है ना केंद्रीय सूची में है। नियोजन देना विशुद्ध रूप से राज्य सरकार का मामला है। तो राज्य सरकार चाहेगी तो अपने तरीके से कर सकती है। उनको जो देना है जो भाई हम स्थानीय लोगों को नौकरी दें, तो कानून उनको यहाँ बनाना है। केंद्र सरकार के ऊपर फेंक करके वो उस अपने बयान से अपने आप को एक कवच के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। जो इलेक्शन के पहले उन्होंने दावे किए थे कि मैं आऊँगा तो 1932 लागू करके सबको नौकरी दे दूंगा, 5 लाख नौकरियाँ दूंगा, 5,000-7,000 बेरोजगार के भत्ता दूंगा, अगर नहीं दे पाए तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह के जो उन्होंने बयान दिए थे, आज जब जनता उनसे उस बयान के प्रति जो है उनका जो जवाब मांग रही है, तो एक कवच कुंडल के रूप में यह अपना जो है एक राजनीतिक एक चाल उन्होंने चला है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता भी जान रही है और आज सोशल मीडिया और आप जैसे अखबार मीडिया के माध्यम से ज़मीन पे हकीकत सब लोग जान चुका है और इनकी चोरी पकड़ी गई है। तब यह इस तरह के फिर से खुरापात करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही है और 2024 में इसका बराबर हिसाब करेगी। आप रघुवर दास की सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ हेमंत सोरेन ने आय से अधिक संपत्ति बनाने के मामले में जांच के आदेश दिए, उसमें आपका भी नाम है, क्या सफाई में कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं निर्दोष हूँ, बाकी सरकार जांच कर रही है, जांच करे। कुर्मी लगातार आदिवासी का दर्जा लेने की मांग कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, कई एक संगठन जो है या कोई एक सामाजिक संगठन अपने हक अधिकार के लिए संवैधानिक व्यवस्था में अपने समुदाय, अपने लोगों के लिए विशेष रूप से कुछ न कुछ डिमांड जनरेट करते हैं और यहाँ पे भी ये आंदोलन चल रहे हैं। आपको याद होगा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, तो उस संगठन के लोग उनसे मिले भी थे और अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि सारे विषयों पर शीर्ष नेतृत्व से बात करके हम लोग इसमें नीतिगत निर्णय बताएं। आने वाले चुनाव में बतौर दलित नेता आप पार्टी का चेहरा हो सकते हैं क्या? देखिए, एक फ्रेम में बांधना एक राजनीतिक कार्यकर्ता को ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हाँ, ये जरूर है जो अपने भारत की जो सामाजिक संरचना है उसमें यह ऐसे ही आ जाता है लोगों के ध्यान में जो फलाना से फलाना से। तो मैं ज़रूर कह सकता हूं कि 50 लाख झारखंड की आबादी है, 22 सब कास्ट है यहाँ पर एससीज़ के, लेकिन 23 साल में कभी भी इनको विमर्श का केंद्र बिंदु नहीं बनाया झारखंड के अंदर, चाहे राजनीतिक हो या फिर कोई पॉलिसी का निर्माण हो। जितना भी इसके प्रति काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य के अंदर हो।
इन पे काम हुआ है। तो अब चूँकि यह दायित्व मिला है, बड़ा दायित्व मिला है, तो लोगों के फोकस में अब आ गया है। और फोकस में आने के बाद मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल इनके उत्थान के लिए, इनके उन्नयन के लिए कोई ना कोई योजना, कोई काम करेंगे। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी ने मुझे एक नेतृत्व दिया है, मौका दिया है, जो 3.5 करोड़ झारखंड की जनता है उसके प्रश्नों का, और जो वैधानिक अपने पास ताकत है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, उसका प्रयोग करने का और जनता के लिए राहत दिलाने का। लोकसभा में सर मोदी फैक्टर काम करता है और आपका विधानसभा में ये समीकरण बदल जाता है, तो इन चुनौतियों का सर कैसे आप सामना करेंगे, कैसे निपटेंगे? देखिए, विकास अब देश का मूल केंद्र बिंदु हो गया है। अब तुष्टीकरण वाले विषय जो पहले हुआ करती थे, आज़ादी के 1947 में देश आज़ाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ, 52 से चुनाव चालू हुए, तब से हम लोग लगातार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद चुनते आए हैं, लेकिन कभी भी विकास हमारा मुद्दा नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आए, विशेषकर जब नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई, तो विकास राजनीति का मूल केंद्र बिंदु बना है। और इसको लेकर के मोदी फैक्टर तो ही है। मोदी जी ऐसा है कि अब सिर्फ भारत के नहीं, ग्लोबल फैक्टर बन गए हैं। विश्व के अंदर कहीं पर भी कुछ भी यदि होता है तो उसमें बिना मोदी के आदरणीय प्रधानमंत्री भारत के कोई डिसीजन नहीं होता है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा विषय है ही है। लेकिन स्थानीय चुनाव हमेशा स्थानीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं, और स्थानीय मुद्दे भारतीय जनता पार्टी बढ़िया से टैकल करेगी, कर रही है। और इस स्थानीय मुद्दों को हम लोग स्वीकार करते हुए, उसके चैलेंज को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ संवैधानिक व्यवस्थाओं और उनके धाराओं के अंतर्गत एक अच्छा शासन प्रशासन देने का वायदा लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और 2024 में केंद्र में भी हैट्रिक बनाएंगे मोदी जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस इस राज्य में भी आएगी, जो जनता के लिए होगी, जनता के द्वारा होगी। आप रघुवर दास के काफ़ी नज़दीकी माने जाते थे, वर्तमान में उनको गवर्नर बनाकर उड़ीसा भेज दिया गया है, और झारखंड की सक्रिय राजनीति से उनको जो है किनारे कर दिया गया है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक साधारण सा कार्यकर्ता जो मजदूर है, जो बूथ का काम करता था, वो उसको विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और आज महामहिम राज्यपाल के रूप में सुशोभित किया। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हम जैसे सारे कार्यकर्ता इसके प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो हम लोग काम करते हैं उसका सीधा सा असर जो है समाज के नवनिर्माण में होता है। बाकी पार्टियों में ये अवसर किसी के पास नहीं है। बाकी पार्टियों में उन्हीं को अवसर है जो उस वंश से पैदा हुए हैं, या फिर उनके घरानों में अगर उनसे संबंध रखने वाले होते हैं। तो यह हमारे जैसे हर एक कार्यकर्ता को प्रेरणा देने वाला है कि सबके लिए भारतीय जनता पार्टी में अवसर है, जो जहां पर जिस रूप में भी चाहेगी पार्टी उसका उस तरह से समाज के हित के लिए उसका उपयोग करेगी, उसे उसका सेवा लेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी और दलित सीट हमेशा शुरू से ही चुनौती का एक विषय रहा है। गोल्हान में भी बहुत सारी सीटें हार गए थे आप लोग। नई रणनीति क्या होगी? देखिए, कुछ समय विशेष था, समय विशेष के कारण, कुछ फैक्टर के कारण बोले भारत का जनमानस जो है अपने हिसाब से चिंतन करता है। ये जनमानस कभी हम लोग को 2 सीटें देता है, 303 सीटें दी हैं लोकसभा के अंदर। झारखंड के अंदर भी विषय है, ऐसी सीटें तो बराबर भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, क्योंकि लोकसभा की 1 सीट लगातार हमारे पास है। इस बार भी विधानसभा में 9 में से 6 जो है अपने पास सीट है। एसटी में थोड़ी सी हम लोगों को पिछले बार सेटबैक हुआ था, लेकिन ये जनजातीय समाज ने ही देश के अंदर एक सामाजिक गौरव का विषय, हमारे जनजातीय गौरव का विषय, धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने झारखंड का सौगात हम सबको दिया है। तो जनमानस उनके साथ भी है, हमारे साथ भी है, और हम सब लोग मिलकर के इसको वापस पुनः उनका विश्वास प्राप्त करेंगे। पिछले बार 2019 का चुनाव जो है वो कुछ अलग तरह का एक हम लोगों को एक्सपीरियंस दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि काट का हांडी एक बार ही चढ़ता है। विपक्ष ने जिस तरह से झूठ बोल करके, छल करके, जनमानस को भड़का करके जो आभा मंडल तैयार किया था, उसके झांसे में झारखंड की जनता आ गई थी, जनजातीय जनता आ गई थी, लेकिन वह आभा मंडल वो जो है टूट गया है, भ्रमजाल टूट गया है। और सभी हकीकत से वाकिफ़ है कि झारखंड का विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री हम लोग कहते हैं कि बनाया है हमने, संवारेंगे भी हम ही। सवाल है सर कि विधानसभा चुनाव में आजसू के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं आप, क्योंकि आपकी सीट पर भी आजसू की नज़र है।
देखिए, एनडीए हम लोग हैं और एनडीए हम लोग मिल करके लड़ते हैं। बाकी कौन कहाँ लड़ेगा इसका जो है निर्णय हमारी जो केंद्रीय कमेटी है, चुनाव कमेटी है, वो लेती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हम लोगों ने गठबंधन धर्म का 100% ईमानदारी के साथ पालन किया है। चाहे वो रामगढ़ का चुनाव हो, चाहे डुमरी का चुनाव हो, हम लोगों ने हमेशा अपने आप को देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए हर एक सेक्रीफाइस को हम लोगों ने किया है और हम लोग आगे करते रहेंगे। और इस बार एनडीए इस इंडिया अलायंस के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा है और 2024 में भी यह वापस यहाँ पर जनता का सरकार बनाने में सफलता प्राप्त करेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।